आज हमारा हिंदी का सब्जेक्ट क्वेश्चन है, जिसका पहला चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह एक निबंध है। इस पाठ का लेखक भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म 14 अप्रैल 1851 ईस्वी में हुआ। मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था। उन्होंने उच्च शिक्षा अमेरिका और लंदन से प्राप्त की है। और आगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ भीमराव अंबेडकर से प्रसिद्ध भाषण एनिहेल्स ऑफ कास्ट से लिया गया है। एनिहेल्स ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण ललाई सिंह यादव ने किया था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का निधन 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई। आगे है उनके चिंतन व रचनात्मक मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति थे: बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। पहला इसमें जो हमारा इस चैप्टर का क्वेश्चन है, उसमें पहला क्वेश्चन है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना के स्वरूप क्या है? तो लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। दूसरा हमारा जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देता है? तो जातिवाद के पोषक इस आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं और कहते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। आगे है जाति प्रथा के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? तो जाति प्रथा के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की पहली आपत्ति यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों का भी विभाजन करती है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी सभ्य समाज में कार्य के साथ साथ लोगों का विभाजन सही नहीं है। आगे है हमारा चौथा क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? तो भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं बल्कि श्रमिकों को एक दूसरे से ऊंच नीच को दर्शाता है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। आगे है 5वां क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। कारण कैसे बनी हुई है? तो भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देती है जो उनके पूर्वजों ने नहीं किया हो। लोग अपने पूर्वजों का ही कार्य चुनते हैं, जिसके कारण जाति प्रथा भारत के बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। अगला है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है और क्यों? तो लेखक गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा लोगों को उनके स्वाभाविक के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती है। लेखक ने पाठ में किस प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा का रूप दिखाया है? तो इस पाठ में लेखक ने कई पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा बताया है, जिसमें आर्थिक और रचनात्मक पहलुओं सबसे प्रमुख है। जैसे कि दूसरा हमारा 8वां क्वेश्चन हमारा, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक मानते हैं? तो लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के बीच दूध और पानी के मिश्रण जैसे भाईचारों को आवश्यक मानते हैं। अगला हमारा चैप्टर है दूसरा 20 की दात, जो कि एक कहानी है।
इस पाठ का लेखक नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बंदरगाह में हुआ था। लेखक की प्रमुख रचनाएं दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, प्रेमचंद, साहित्य तत्व, आलोचना इत्यादि। यह कहानी 20 के दांत कहानी तथा अन्य कहानियां नामक ग्रंथों से लिया गया है। इसमें सेन साहब की एक काले रंग की 7500 रुपये की कार थी। सेन साहब अपनी पुत्रियों को कठपुतली समझते थे और अपने बेटे को इंजीनियर, बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। गिरधर लाल, जो मदन के पिता सेन साहब के किरानी था, मदन लट्टू घुमाने का खेल खेल रहा था, तभी कासू से उसकी लड़ाई हो गई। मदन ने कासू या खोखा के 2 दांत तोड़ दिए। कासू सेन साहब के बुढ़ापे का आंखों का तारा था। सेन साहब ने मदन को कहा था कि ऐसे ही लड़के चोर डाकू बनते हैं। महल और झोपड़ी की लड़ाई में अधिकतर महल वाले ही जीतते हैं। यह कहानी महल वाले और झोपड़ी वालों के बीच है। घर के सभी मामलों में कासू अपवाद था। सेन साहब की 5 पुत्रियां थीं, जिनका नाम सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती एवं एक पुत्र था जिसका नाम खोखा था। आगे इसका इस चैप्टर का क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण के लिए किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सेन साहब के घर में बच्चों के पालन पोषण में लिंग के अनुसार भेदभाव किया जा रहा था। उनकी लड़कियों के लिए पढ़ने, खेलने एवं हंसने के लिए अलग नियम बनाए गए थे, जबकि उसके बेटे कासू के लिए अलग नियम थे। खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो इसका उत्तर होगा, सेन साहब का बेटा कासू घर में बनाए गए नियमों के मामले में अपवाद था। वह हमेशा अपने मन के अनुसार ही कार्य करता था पर लड़कियों को ऐसी आज़ादी नहीं थी। तीसरा क्वेश्चन है, सेन साहब दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उनकी कैसी शिक्षा तय की थी? सेन साहब और उसकी पत्नी खोखा के इंजीनियर, बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। इसके लिए सेन साहब ने अपने बेटे को स्कूल ना भेजकर घर पर ही शिक्षा देने के लिए तय किया था। अगला, मदन और ड्राइवर के बीच के विवादों के द्वारा कहानीकार क्या बताता है? तो मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद द्वारा कहानीकार यह बताना चाहता है कि महल वाले कभी यह नहीं चाहते हैं कि झोपड़ी वाले के बच्चे उनके कीमती सामानों के आसपास भी भटके। अगला 5वां क्वेश्चन हमारा, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं? तो कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू घुमाने का खेल था। इस प्रयोग के द्वारा लेखक यह बताना चाहता है कि झोपड़ी वाले लोग भी अपने अपमान का बदला ले सकते हैं, जैसे कि मदन ने कासू के दांत तोड़ कर लिया। अगला 6वां क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि से 20 के दांत कहानी का नायक कौन है? तथ्यपूर्वक उत्तर दें। तो मेरी दृष्टि से इस कहानी का नायक मदन है, क्योंकि वह महल वाले सेन साहब से बिना डरे उसके ड्राइवर से लड़ जाता है और उसके बेटे के 2 दांत भी तोड़ देता है। अगला है, कासू का चरित्र चित्रण करें। तो कासू सेन साहब के बुढ़ापे के आंखों का तारा था। सेन साहब उसे इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। कासू अपने पिता द्वारा बनाए गए सभी मामलों में अपवाद था। घर के लाड़ प्यार से
उसे बिगाड़ दिया जाता है। वह बिना डरे किसी के ऊपर हाथ चला देता है। सेन साहब का चरित्र चित्रण करें। सेन साहब 20 के दांत कहानी का एक पात्र है। सेन साहब के 5 पुत्रियां और एक पुत्र है। वे अपने बच्चों के लिए घर पर अलग अलग नियम बनाए हैं। वह अपने बेटे में बुढ़ापे का सहारा देखते हैं। अगला मदन का चरित्र चित्रण करें। मदन 20 के दांत कहानी का एक पात्र है। यह इस कहानी का नायक है। मदन बिना डरे सेन साहब के ड्राइवर का विरोध करता है एवं जब कासू इसके साथ गली में खेलने आता है तो मदन उससे लड़ाई करके उसके 2 दांत तोड़ देता है। गिरधालाल का चरित्र चित्रण करें। गिरधालाल 20 के दांत कहानी का एक पात्र है। यह सेन साहब का किरानी और मदन का पिता है। मदन के द्वारा सेन साहब के बेटे से लड़ाई करने पर गिरधालाल को काम से निकाल दिया जाता है। तीसरा हमारा चैप्टर है भारत से हम क्या सीखे, जो कि एक भाषण है। इस पाठ का लेखक फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म 6 सितंबर 1823 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। मैक्स मूलर के पिता का नाम विल्हेल्म मूलर था और जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के थे तब उनके पिता का निधन हो गया। मैक्स मूलर ने हितोपदेश और मेघदूत का हिंदी से जर्मन भाषा में अनुवाद किया। उनका निधन 28 अक्टूबर सन 1900 को हुआ था। इस भाषण के अनुवाद डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी हैं और इस भाषण में मैक्स मूलर ने भारत के बारे में बताते हुए हर पहलू से भारत को सबसे अच्छा देश बताया है। मैक्स मूलर के अनुसार सत्य भारत का दर्शन ग्राम में यानी सच्चे भारत का दर्शन गांवों में होता है। मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती कहा है। रानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि दी थी, लेकिन मैक्स मूलर ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसका पहला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर ने भारत को सर्वाधिक संपदा और सौंदर्य से परिपूर्ण देश कहा है। इसका पहला क्वेश्चन है, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? लेखक ने भारत के सर्वविध संपदा और प्राकृतिक से सौंदर्य से परिपूर्ण देश कहा है क्योंकि भारत में किसी भी संपदा के अन्य देशों की तुलना में कमी नहीं है और भारत का सौंदर्य भी काफ़ी आकर्षक है। यहाँ की नदियाँ, पर्वत एवं हरे भरे खेत लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगला, लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? लेखक मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण इलाकों में हो सकता है, ना कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे शहरों में, क्योंकि भारत की असली संस्कृति ग्रामीण में ही निहित है। अगला, धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? इसका उत्तर है, धर्म की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व यह है, विभिन्न धर्म के लोग जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, यहूदी इत्यादि आपस में मिलजुल कर रहते हैं। विश्व के किसी भी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। आगे है, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है? स्पष्ट करें। भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है क्योंकि भारत का इतिहास विश्व के सभी देशों के इतिहास से अच्छी है, जिससे भारत की युवा सीख कर अपने भविष्य को भी उज्जवल बना रही है। अगला है, लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों? लेखक मैक्स मूलर के अनुसार वास्तविक इतिहास वह है जिससे कुछ सीखा जा सके। लेखक भारत के इतिहास को वास्तविक इतिहास बताते हैं क्योंकि यहाँ के इतिहास में बहुत
अच्छे सीखने को है। अगला चौथा हमारा चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं या ललित निबंध है। इस पाठ का लेखक का जन्म 1907 में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था और इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका निधन 1989 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं अशोक के फूल, पृथ्वीराज, रसो विचार, वितर्क, आलोक पर्व, बनभट्टी की आत्मकथा, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, विश्व भारत, शांति निकेतन इत्यादि। सब पुराने अच्छे नहीं होते एवं सब नए खराब नहीं होते। लेखक की एक बेटी थी। इंद्र का बराज दधीच मुनि की हड्डी से बना था। आर्य ने लोहा का आविष्कार किया। ये सभी है। अगला इसका पहला क्वेश्चन हमारा नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के सामने तभी उपस्थित हुआ जब वो लेखक की छोटी सी पुत्री ने लेखक से पूछा कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। आगे है बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाती है। बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को उसके पाशविक वृत्ति को याद दिलाती है। लेखक के द्वारा अगला क्वेश्चन है लेखक के द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। तो लेखक के द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना काफ़ी हद तक संगत है क्योंकि अस्त्र से हम अपनी सुरक्षा करते हैं क्योंकि लाखों वर्ष पहले हम आदि मानव थे और अपनी सुरक्षा के लिए नाखून का प्रयोग करते थे। इसलिए नाखून को अस्त्र के रूप में देखना काफ़ी हद तक संगत है। अगला मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है। मनुष्य बार बार नाखून को इसलिए काटता है क्योंकि वह अपने पाशविक वृत्तियों यानी पुरानी चिन्हों को भुला देना चाहता है। आगे है अगला हमारा चैप्टर है पचमा नागरी लिपि या जो कि एक निबंध है। इस पाठ का लेखक गुणांकर मूल्य। इनका जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र अमरावती में हुआ था। उन्होंने 2500 से अधिक लेख एवं 30 पुस्तकें का प्रकाशन किया। इनका निधन 2009 में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं अक्षरों की कहानी, इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत का महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, मेंडलीफ महान वैज्ञानिक, सूर्यमंडल, सूर्य नक्षत्र, लोग इत्यादि। दक्षिण भारत में नागरिक लिपि को नंदी लिपि कहते हैं। विजयनगर के शासकों का लेखक नंदी नागरी लिपि से मिलती है। अकबर ने अपने समय के सिक्कों में राम सीता का चित्रण बनवा कर राम सिया लिखवाया था। उत्तर भारत की लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। 8वीं-9वीं सदी में देवनागरी लिपि प्रादेशिक लिपि बनी थी। अगला नागरी लिपि के आरंभिक लेख विंध्य पर्वत के नीचे के दक्कन प्रदेश से मिलती है। एलोरा के अनुपम कैलाश मंदिर को कटाकर बनाया गया था। जैन गणितज्ञ महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह की रचना की है। कर्नाटक प्रदेश श्रवणबेलगोला की स्थान जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थान। इसका पहला क्वेश्चन है देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। तो करीब दो सदी पहले इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तक छपने लगी जिसके कारण इसके अक्षरों में स्थिरता आई। आगे देवनागरी लिपि कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली इत्यादि भाषाएं लिखी जाती है। लेखक ने किस भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बतलाया। लेखक ने बंगाल लिपि, नंदी लिपि, नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि इत्यादि का संबंध देवनागरी लिपि से बतलाया है। अगला नागरी लिपि के आरंभ लेखक कहाँ
कहाँ से प्राप्त हुए और उनके विवरण दें। तो नागरी लिपि के आरंभिक लेखक हमें विंध्य प्रवर्तक के नीचे के दक्कन प्रदेश में मिलता है। अगला नागरी लिपि को देवनागरी लिपि क्यों कहते हैं, लेखक इस संबंध में क्या बताते हैं। तो नागरी लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं कि पीछे लेखक के अनुसार कई कारण है। कुछ विद्वानों का मत है कि इन लिपियों का प्रयोग सबसे पहले गुजरात के नगर ब्राह्मणों ने किया था, इसलिए इसे देवनागरी लिपि कहते हैं। दूसरा, काशी के पंडितों का मत है कि काशी देव की भूमि है और सबसे पहले इस लिपि का प्रयोग काशी में ही हुई है। इसका नाम देवनागरी लिपि पड़ा है। इस प्रकार और कई मत देखने को मिलते हैं। अगला छठा क्वेश्चन है हमारा, नागरी लिपि कब तक सर्वदेशिक लिपि थी। तो आगे है हमारा नागरी लिपि 8वीं-9वीं सदी सार्वजनिक लिपि थी, क्योंकि इस समय संपूर्ण देश में लगभग किस लिपि का प्रयोग हो रहा था। अगला है 7वां हमारा क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार कौन है। गुर्जर प्रतिहार भारत के बाहर से आए थे, जो कि 8वीं सदी से पहले अवधी प्रदेश में अपना शासन खड़ा कर लिया और बाद में उन्होंने कन्नौज पर भी अधिकार जमा लिया। अगला है छठा हमारा जो चैप्टर है, बहादुर। इस पाठ का लेखक अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के नगर बलिया में हुआ था। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी डिपिट कलेक्ट्री को पुरस्कार मिला था। आपकी प्रमुख रचनाएं जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा इत्यादि। अगला है उपन्यास सूखा पत्ती, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, ग्राम सेविका, बीच की दीवार आदि। बनारस सेना एक बाल उपन्यास भी लिखी है। अगला, बहादुर ने भैंस को बहुत पीटा था। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, जिसका कल्पना कर माँ ने बहादुर को दुगना पीटा था। बहादुर घर से 2 रुपये लेकर भागा। बहादुर के पिता युद्ध में मारे गए थे। बहादुर की उम्र 12 से 13 वर्ष थी। मुंह चपटा, रंग गोरा, हाफ पैंट, हाफ शर्ट, गले में स्कॉट रुमाल और एक फटा हुआ जूता पहना था। लेखक के घर पर लेखक का बेटा किशोर ने उसे पहली बार मार खाकर वह चुपचाप कोने में बैठ गया। रोटी ना बनाने पर निर्मला, लेखक की पत्नी, ने उसे मारा। रिश्तेदार ने बहादुर पर 11 रुपये की चोरी इल्जाम लगाई और बहादुर की सिलवट टूटने पर वह लेखक का घर छोड़कर भाग गया। बहादुर के पास एक नेपाली टोपी, कुछ लाल पत्थर, एक पुरानी ताश की गड्डी थी। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, अपने शब्दों में पहली बार दिखे हुए बहादुर का वर्णन करें। तो इसका उत्तर है लेखक अमरकांत जी के अनुसार पहली बार देखे हुए 12-13 वर्ष का गोरा रंग, चपटा सा मुंह, हाफ पैंट, हाफ शर्ट, भूरे रंग का जूता एवं गले में स्कॉट गाइट का रुमाल लिए हुए खड़ा। अगला है दूसरा है, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो इसका उत्तर है, लेखक के बड़े भाइयों के घर में नौकर लगे हुए थे, जिसके कारण उसकी भाभियाँ महारानी बनकर बैठी रहती थी।
रहती थी, महारानी बनकर बैठी रहती थी। इसलिए लेखक को एक नौकर रखना जरूरी हो गया था। उसकी पत्नी भी नौकर के लिए धूम मचा रही थी, क्योंकि उसने दूसरे के घर पर नौकर का आनंद देखा था। आगे है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। तो बहादुर की माँ चाहती थी कि बहादुर घर के काम काज में हाथ बटाए, परंतु बहादुर ऐसा नहीं करता था। इसलिए उसकी माँ बहादुर से रूठी रहती थी। एक दिन बहादुर ने माँ की प्यारी भैंस को पीटा था, जिसकी कल्पना कर माँ ने बहादुर को बहुत पीटे। अंततः बहादुर घर छोड़कर भाग गया। चौथा हमारा क्वेश्चन है, बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसी प्रभाव पड़ी। बहादुर के आने से घर की अच्छी तरह से सफाई होने लगी। घर के सदस्यों को काफ़ी आराम मिलने लगा, क्योंकि उनके लगभग सभी कार्य बहादुर करने लगा था। अगला है, 5वां क्वेश्चन हमारा, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। तो इसका उत्तर है, शुरुआत में लेखक के घर बहादुर को बहुत प्यार मिल रहा था, परंतु कुछ दिनों के बाद उनके घर में बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होने लगा। छोटी छोटी गलतियों के लिए उसे मार पड़ने लगी। लेखक के रिश्तेदार द्वारा भी उसके ऊपर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया, जिसके कारण बहादुर का मन लेखक के घर से उठ गया। जब उसके हाथ से सिलवट गिरकर टूट गया तब और ज़्यादा डर गया। अंततः लेखक का घर छोड़कर भाग गया। अगला, घर आए रिश्तेदार ने कैसा प्रपंच रचा और उसका क्या परिणाम निकला। लेखक के घर आए रिश्तेदार ने 11 रुपये खो जाने का प्रपंच रचा। उसका परिणाम यह निकला कि बहादुर को काफ़ी कठिनाई सहनी पड़ी। उसी दिन से बहादुर काफ़ी उदास रहने लगा, और लेखक के घर वाले भी बात बात पर उसे डांटने और मारने लगे। अगला 7वां क्वेश्चन है, बहादुर का चरित्र चित्रण करें। तो बहादुर कहानी का सबसे मुख्य पात्र है। इस पाठ के लेखक अमरकांत है। बहादुर, जिसका घर बिहार, नेपाल बॉर्डर पर था, एक दिन माँ के हाथ से मार खाकर बहादुर गोरखपुर भाग आया। लेखक ने बहादुर को अपने घर का नौकर बना लिया। बहादुर 12-13 वर्ष का एक हंसमुख लड़का था। शुरुआत में वह लेखक के यहाँ परिवार के सदस्य के जैसा रहा, परंतु कुछ दिनों के बाद से उसे छोटी मोटी गलतियाँ करने पर भी गाली और मार मिलने लगी। बहादुर पर झूठे चोरी के आरोप भी लगे, जिसके कारण वह लेखक के यहाँ काफ़ी उदास रहने लगा और एक दिन लेखक के घर छोड़कर चला गया। अगला हमारा चैप्टर है 7वां है, परंपरा का मूल्यांकन, जो कि एक निबंध है। आगे है, इस पाठ का लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1912 को उत्तर प्रदेश का उनवास जिले में हुआ। आपके निराला साहित्य साधना पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उनका निधन 23 मई 2000 ईस्वी को निधन हो गया। आपकी प्रमुख रचनाएं भारत तेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद और उनका युग, भाषा और समाज, भारत की भाषाएं, समस्या, विराम चिन्ह एवं बड़े भाई आदि हैं।
इसका पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, परंपरा का ज्ञान किन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक और क्यों? तो जो लोग साहित्य के युग परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य लिखना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। दूसरा है, भारत की बहुजातियाँ मुख्यतः संस्कृति और इतिहास के देन है कैसे? लेखक रामविलास शर्मा के अनुसार भारत में बहुजातियाँ भारत की संस्कृति और इतिहास की देन है। हमारी संस्कृति महाभारत और रामायण जैसे साहित्य से जुड़ी है जो एकता स्थापित करते हैं। हमारे इतिहास में कई ऐसे घटनाएं हैं जिससे लोगों में बहुजातियाँ का बोध होता है। आगे है 8वां चैप्टर हमारा, जीत जीत में मैं निरखत हूँ, जो कि एक साक्षात्कार है। इस पाठ का लेखक बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के 7वीं पीढ़ी में हुआ था। इन्हें 8 वर्ष में ही पहली बार पुरस्कार मिला था। बिरजू महाराज 9.5 वर्ष के थे जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। बिरजू महाराज की 3 बहनें थी। छोटी बहन उससे 8 वर्ष की बड़ी थी। बड़ी बहन उनसे 15 वर्ष की बड़ी थी। उनके चाचा का नाम शंभू था। बिरजू महाराज के दो प्रोग्राम करने पर 500 रुपये मिले थे। बिरजू महाराज की सादगी शाश्वती थी। बिरजू महाराज का अपने गुरु पिताजी को मानते थे। बिरजू महाराज अपना जज अम्मा को मानते थे। बिरजू महाराज को उसके पिताजी के गाढ़ बाध्य था। लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का गहरा संबंध है क्योंकि उनकी तीनों बहनों का जन्म रामपुर में एवं बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। बिरजू महाराज का भी कई बार लखनऊ आना जाना होता था। दूसरा क्वेश्चन है किन के साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला था? मात्र 8 वर्ष की आयु में बिरजू महाराज को प्रथम पुरस्कार मिला था जब वे अपने पिताजी और चाचा जी के साथ नाच रहे थे। आगे बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उसका संक्षिप्त परिचय दे। बिरजू महाराज के गुरु उनके पिताजी ही थे। उन्हीं से बिरजू महाराज ने नृत्य सीखा था। बिरजू महाराज के पिता एक नर्तिका थे और वह स्वभाव से बहुत ही अच्छे आदमी थे। अपना सुख दुख दूसरों के साथ साझा नहीं करते थे। बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किससे और कब देनी शुरू की? बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा सीताराम बांग्ला नाम के एक लड़के को देनी शुरू की जब बिरजू महाराज हाई स्कूल में पढ़ते थे तब। अब बिरजू महाराज कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बिरजू महाराज तबला, शहनाई, हारमोनिया, गिटार इत्यादि वाद्य यंत्र बजाते थे। अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते थे? तो बिरजू महाराज अपने विवाह के बारे में बताते थे कि उनका विवाह मात्र 18 वर्ष की आयु में हो गई थी, जिससे कि वह उचित नहीं बताते हैं। बिरजू महाराज की अपनी शागिर्द के बारे में क्या राय है? बिरजू महाराज अपने शागिर्द के रूप में सरस्वती नाम की लड़की बताते हैं।
अगला चैप्टर है नौमा अभिमन्यु, जो कि ललित रचना है। इस पाठ का लेखक अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में मेदुर्ग, उनकी माता निर्मला देवी छत्तीसगढ़ में हुआ था, किंतु उनका मूल निवास मध्य प्रदेश में था। उनकी माता का नाम निर्मला देवी और पिताजी का नाम परमानंद वाजपेयी था। एक पतंग अनंत में थोड़ी सी जगह फिलहाल इत्यादि आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से 2004 में नवाजा गया था। लेखक 10 वर्ष पहले अभिमन्यु गए थे। अभिमन्यु दक्षिण फ्रांस के रोन नदी के किनारे स्थित है। अभिमन्यु कभी पोप की राजधानी हुआ करती थी। अभिमन्यु का पूरा नाम अभिमन्यु की पूरी नाम विल्नव का अभिमन्यु, और अभिमन्यु में एक ईसाई मठ ला शत्रुज था और रोन नदी के किनारे बसे 2 शहर अभिमन्यु और विल्नाव था। लेखक अभिमन्यु में 19 दिन रहकर 35 कविताएं लिखी। लेखक अपने साथ टाइप राइटर 34 पुस्तकें और कुछ संगीत टेप गए थे। अगला है अभिमन्यु फ्रांस का एक प्रमुख केंद्र था। नदी किनारे लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की कविता नदी चेहरे लोगों की याद आती है। लेखक अपने आप को नदी के साथ बहता हुआ महसूस करते हैं। लेखक नदी के सामान्यता कविता से करते हैं। अगला इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है अभिमन्यु क्या है और वह कहाँ अवस्थित है। तो अभिमन्यु दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है। दूसरा है हर वर्ष अभिमन्यु में कब और कैसे समारोह हुआ करता है। हर वर्ष अभिमन्यु में गर्मियों के समय में एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हुआ करता है। ला शतरंज क्या है और वह कहाँ अवस्थित है। आजकल उसका क्या उपयोग है। ला शतरंज अभिमन्यु शहर में ईसाई धर्म का मठ हुआ करता था, परंतु अब उसका काल केंद्र बना दिया गया। अगला नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है। नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को यह अनुभव होता है कि वह नदी के जल के साथ बह रहे हैं। अगला है नदी और कविता में लेखक की क्या सामान्यता पाते हैं। तो नदी और कविता में सामान्यता बताते हुए लेखक कहते हैं कि जिस तरह कई जगहों से जल आकर नदी में मिल जाते हैं, ठीक उसी तरह कई जगहों से शब्द आकर कविता में मिल जाते हैं। जिस तरह नदी का कोई अंत नहीं होता है, उसी तरह कविता का कोई अंत नहीं होता है। जिस तरह नदी में लोग बह जाते हैं, उसी तरह कविता को पढ़कर भी लोग उसी में खो जाते हैं। छठा क्वेश्चन है नदी तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों। नदी तट पर लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता याद आती है। नदी चेहरे लोगों की याद आती है क्योंकि उस कविता में लेखक ने नदी के बारे में बहुत अच्छा भाव लिखा था। अगला 10वां हमारा चैप्टर है मछली, जो कि एक कहानी है। इस पाठ का लेखक विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। आपकी प्रमुख रचनाएं
प्रमुख रचनाएं इनकी थी नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय इत्यादि। यह कहानी महाविद्यालय संग्रह से लिया गया है। आप 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पिताजी बाजार से 3 मछलियाँ लाई थी, जिसमें एक मरी थी। घर में मछलियाँ केवल लेखक के पिताजी खाते थे। मछली को लेकर बच्चे गली में घुस गए। संतू मछली को देखकर ही हिचक रहा था। बच्चे एक मछली को कुएं में छोड़ना चाहते थे। दीदी ने बताया कि मरी हुई मछली की आँख में छवि यानी परछाई नहीं बनती है। दीदी मछली की तरह तड़प रही थी। माँ मसाला पीस रही थी और भग्गू मछली काट रहा था। भग्गू घर का नौकर था। पिताजी ने भग्गू से नरेन के हाथ पैर तोड़ने को कहा था। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, झोले में मछलियाँ लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए? बच्चे मछली के झोले को लेकर पतली गली में घुस गए क्योंकि चौड़ी गली में काफ़ी भीड़ थी और बरसात भी हो रही थी। मछली को लेकर बच्चे की क्या अभिलाषा थी? बच्चे मछलियों के साथ खेलना चाहते थे, जिसके लिए वह किसी एक मछली को कुएं में भी छोड़ना चाहते थे, ताकि जब मन करे वहाँ से मछलियाँ निकाल कर खेल सके। अगला है तीसरा क्वेश्चन हमारा, मछलियाँ लिए घर आने के बाद बच्चे ने क्या किया? मछलियाँ को घर आने के बाद बच्चे ने मछली को आधे बाल्टी पानी में डालकर उनके साथ खेलने लगे। अगला है, मछली को छूते हुए संतू क्यों हिचक रहा था? तो मछली को छूते हुए संतू हिचक रहा था क्योंकि उसे डर था कि मछली काट न ले। 5वां क्वेश्चन है, मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी? बच्चों ने उसकी परख कैसे की? मछली के बारे में दीदी ने यह जानकारी दी कि मरी हुई मछलियाँ की आँखों में किसी की छवि नहीं दिखती है। इसकी परख करने के लिए लेखक ने मरी हुई मछली की आँखों में अपनी तस्वीर देखनी चाहिए थी। अगला है, संतू क्यों उदास हो गई? मछली को काटते हुए देखकर मछली के साथ खेलने की उसकी अभिलाषा मर गई, इसलिए संतू उदास हो गया। अगला है, घर में मछली कौन खाता था और वह कैसे बनाई जाती है? घर में मछली केवल लेखक के पिताजी खाते थे। मछली को बनाने के लिए एक मोटे से लकड़ी का पाटा था। दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी? दीदी घर में थी और रो रही थी। अरे कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा और क्यों? अरे कहता हुआ भग्गू संतू के पीछे मछली लेने के लिए भागा। मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ती है? स्पष्ट करें। लेखक के अनुसार मछली और दीदी में यह समानता दिखलाई पड़ती है कि मछलियाँ जल से बाहर तड़प रही थी और दीदी घर के अंदर तड़प रही थी।
अगला है पिताजी किससे नाराज थे। पिताजी नरेन से नाराज थे और भग्गू को कहा था कि यदि नरेन आए तो उसका हाथ पैर तोड़ देना। अगला है हमारा 11वां चैप्टर है नौबत खान में इबादत, जो कि व्यक्ति चित्रण है। इस पाठ के लेखक यतेंद्र मिश्र का जन्म 1977 ईस्वी में हुआ। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था। यतेंद्र मिश्र को राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, राज्य पुरस्कार, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान मिलता है। नौबत खान का अर्थ है प्रवेश द्वार में बजाने वाली मंगल ध्वनि है। इबादत का अर्थ होता है उपासना और काशी संस्कृति का केंद्र कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे और वह शहनाई के पर्याय भी कहलाते हैं। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव बिहार में हुआ था। काशी में गंगा बाबा विश्वनाथ बालाजी का मंदिर है। बिस्मिल्लाह खां मन्नत मांगते थे कि मेरा सुर ठीक रहे। इस पाठ में मुहर्रम त्योहार का जिक्र है। बिस्मिल्लाह खां सुशीर वाद्य यंत्र बजाते थे। शहनाई नरकट एक प्रकार का घास से बनाया जाता था। बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्तान खां हुसैन डुमराव के निवासी थे। मुहर्रम शियाए मुसलमान हरजात इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंश जी के प्रति शौक के लिए मानते हैं। अगला मुहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खां शहनाई नहीं बजाते थे। काशी में भी मरना भी मंगल माना जाता है और काशी आज भी संगीत के स्वर पर प्रसिद्ध है। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है डुमराव की महत्ता किस कारण से है। तो डुमराव में नरकट नाम का पौधा पाया जाता है जिससे शहनाई बनाई जाती है, इसलिए डुमराव की महत्ता अधिक है। अगला है दूसरा हमारा सुशीर वाद्य किन्हें कहते हैं। शहनाई शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो शहनाई को सुशीर वाद्य कहा जाता है। इसे मुंह से फूंक मारकर बजाना पड़ता है। अरब देशों में शहनाई जैसे वस्तुओं को नया कहकर बुलाया जाता है। शहनाई को वह शहनाई कहकर बुलाया जाता है। दक्षिण भारत में इसे शहनाई नाम से बुलाया जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति के विषय में कहीं सटीक जानकारी नहीं है। मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव का परिचय पाठ के आधार पर दें। तो मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां का जुड़ाव काफ़ी घनिष्ठ था। मुहर्रम का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, परंतु मुहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खां के परिवार में कोई शहनाई नहीं बजाता था। बिस्मिल्लाह खां जब काशी के बाहर
प्रदर्शन करते थे तो क्या क्या करते थे, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। बिस्मिल्लाह खां जब काशी के बाहर प्रदर्शन करते थे तब वह काशी की ओर मुँह करके प्रणाम कर शहनाई बजाते थे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी जन्म और कर्म भूमि को नहीं भूलना चाहिए। अगला हमारा 12वां चैप्टर है शिक्षा और संस्कृति। इस पाठ के लेखक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी का उपनाम राष्ट्रपिता बाबूजी और गांधी जी के माता का नाम पुतलीबाई तथा पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई थी और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका 1893 और 1914 तक वकालत किए थे। अगला है वह दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में भारत लौटे। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में किया। अगला है गांधी जी अपना हथियार सत्य और अहिंसा को मानते थे। वह बढ़िया शिक्षा, अहिंसा, प्रतिरोध एवं हृदय की शांति को मानते थे। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुई थी। गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किए थे। गांधी जी को सबसे पहले बापू कहकर रविंद्रनाथ टैगोर ने बुलाया था। गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था। गांधी जी ने प्रसिद्ध पात्र यंग इंडिया और हरिजन था। गांधी जी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1915 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे मानते थे। तो गांधी जी बढ़िया शिक्षा अहिंसा, प्रतिरोध और व्यावहारिक शिक्षा को कहते थे जिससे मनुष्य के चरित्र का निर्माण होता है। दूसरा हमारा है इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सिखाना क्यों जरूरी है। तो मस्तिष्क के विकास के लिए इंद्रियों की बुद्धिपूर्वक उपयोग करना आवश्यक है। ऐसा करने से मनुष्य अपने जीवन के समय में विकास कर पाता है। तीसरा क्वेश्चन है शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते थे। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय केवल किताब ज्ञान से नहीं है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि शरीर, बुद्धि और आत्मा तीनों का विकास हो। चौथा क्वेश्चन है मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है। गांधी जी के अनुसार जब बच्चे लिखना पढ़ने के साथ साथ कुछ कारीगरी और तालीम सीख लेंगे तब उसके मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास होगा। अगला है शिक्षा का ध्यान गांधी जी क्या मानते हैं। शिक्षा का अध्ययन गांधी जी क्या मानते हैं और क्यों। तो गांधी जी शिक्षा का अध्ययन व्यावहारिक शिक्षा को मानते हैं जहां बच्चे का चरित्र निर्माण के साथ साथ उनमें साहस, बाल्य सदाचार इत्यादि लक्षण हो, क्योंकि गांधी जी के अनुसार यही वास्तविक शिक्षा है और इसी से एक अच्छे मनुष्य का निर्माण हो सकता है। आगे है हमारा अगला है हमारा कविता। पहला चैप्टर है राम नाम बिनु बिरथी जगी जन्मा। इस पाठ के कवि गुरु नानक जी का जन्म